पिछली क्लास में बेटा हम लोगों ने पढ़ा था सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में कि अगर हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, मान लो हम लोगों से कोई भी एक सिंपल एक्सपेरिमेंट बोला जाता है कि ये आपके सामने एक टेबल है, इस टेबल का लेंथ और ब्रेथ मेजर करो और इसका एरिया मुझे बताओ। तो लेंथ को जब हम मेजरमेंट करते हैं तो उस मेजरमेंट में कौन सा ऐसा नंबर है, कौन सा ऐसा डिजिट है जिसके लिए हम लोग 100% श्योर हैं कि सर ये तो बिल्कुल सही है, कौन सा ऐसा डिजिट है जिसके लिए हम डाउटफुल हैं कि सर ये कुछ गड़बड़ हो सकता है। जैसे मान लो ये आपके सामने एक मेज रखा हुआ है, ठीक, अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूं तो देखो लगभग इतना 1 मीटर होता है, सबको पता होगा, लगभग इतना होता है 1 मीटर के आसपास, और लगभग इतना ये भी 1 मीटर के आसपास है। तो अगर रफली हम एक आइडिया लगाएं, एक अंदाजा मारें, तो ये होगा सर इसका जो लेंथ है वो लगभग 2 मीटर के आसपास होना चाहिए। अब अगर किसी स्टूडेंट ने वो 2 मीटर की बजाय 1.99 मीटर मेजर किया तो भाई वो भी ठीक है। किसी स्टूडेंट ने अगर इसको 2.01 मीटर मेजर किया वो भी सही है, क्योंकि ये जो दोनों मेजरमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं 2 के काफी ज्यादा क्लोज हैं। क्लियर? तो किसी भी एक एक्सपेरिमेंट में हम लोग कुछ डिजिट्स को लेकर 100% श्योर होते हैं। जैसे अगर आपने मेजर करके निकाला है 1.99, तो आप खुद सोचो, एक बात पर तो आप 100% क्लियर हो गए कि सर 1 से तो बड़ा है, 1 मीटर से तो सर ये 100% बड़ा है, ये मुझे पता है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। और बोलो 3 मीटर से छोटा है, इसमें भी हमको कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हमें अंदाजे से दिखाई पड़ रहा है कि भाई 3 मीटर से सर ये छोटा है, 1 से बड़ा है और 3 से छोटा है। तो अब हम 1.9 तक की डिजिट्स के लिए वी आर श्योर कि सर 1.9 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ डाउटफुल डिजिट कौन है हमारे पास? ये किसी भी मेजरमेंट में जो सबसे आखिरी वाला डिजिट होता है बेटा, वो हमेशा डाउटफुल डिजिट होता है, क्योंकि उसमें अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो मैं यहां पहुंच जाऊंगा, मैं इसमें 1 सेपरेट कर दूं तो मैं यहां पहुंच जाऊंगा। मतलब थोड़ा मोड़ा प्लस माइनस, थोड़ा एक स्टेप आगे और एक स्टेप पीछे हम जा सकते हैं। मतलब अगर आपने किसी चीज को मेजर किया है 1.4 सेंटीमीटर, तो यहां पर कंफर्म हमारे पास डिजिट है 1, जिसके लिए हम श्योर हैं कि सर इसमें तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। लेकिन डाउटफुल डिजिट हमारे पास हमेशा आखिरी वाला होता है। तो ये जो मेजरमेंट है ये 1.5 भी हो सकता है और ये 1.3 भी हो सकता है। क्लियर? इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तो जो कंफर्म डिजिट है प्लस 1 डाउटफुल डिजिट इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में पढ़ाया था। आज हम लोग अपना डिस्कशन इसके आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास 2 थ्योरेटिकल टर्म्स हैं। सबसे पहला बेटा टर्म है एक्यूरेसी। फर्स्ट टर्म इज एक्यूरेसी, वेयर एज अदर टर्म इज प्रिसीजन। पहला है एक्यूरेसी और दूसरा टर्म है प्रिसीजन। क्या आप लोग इन दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंस बता सकते हैं? एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या डिफरेंस होता है? समझ गए, क्योंकि आप लोग को शायद ऐसा ही बताया गया है। आप लोग बताएं एक्यूरेसी और प्रिसीजन बेटा। नो आइडिया? देखो एक्यूरेसी आपने बिल्कुल सही बताया है, प्रिसीजन जो आपने बताया है वो थोड़ा सा अलग होता है। आपने केमिस्ट्री के सेंस में बताया होगा, आपको केमिस्ट्री के हिसाब से चीजें बताई गई होंगी, ठीक, लेकिन इसका सेंस थोड़ा सा अलग होता है। मैं उसकी बात आपसे करता हूं। एक्यूरेसी का बेटे मतलब होता है अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट है तो वहां पर हमेशा 2 तरह की वैल्यूज होती हैं। एक वैल्यू होती है बेटा ट्रू वैल्यू, जो कि 100% करेक्ट है, जो मेजरमेंट होना चाहिए वो ट्रू वैल्यू है, और जो हमने मेजर करके निकाला है वो मेजर्ड वैल्यू है। तो एक ट्रू वैल्यू होती है और एक किसी भी एक्सपेरिमेंट में मेजर्ड वैल्यू होती है जो हम लोगों ने मेजर किया है। ये दोनों जितना क्लोज होंगी, दोनों में डिफरेंस जितना कम होगा, उस मेजरमेंट का एक्यूरेसी उतना ज्यादा होगा। तो एक्यूरेसी रिप्रेजेंट्स क्लोजनेस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू।
तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का क्लोजनेस रिप्रेजेंट करता है एक्यूरेसी. सो इट रिप्रेजेंट्स क्लोजनेस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड measured value. Higher the difference between these two values, lower will be its accuracy. डिफरेंस अगर बढ़ाओगे तो एक्यूरेसी की वैल्यू कम हो जाएगी, डिफरेंस घटाओगे तो एक्यूरेसी बढ़ जाएगा. क्लियर है? ठीक. फिर बात आई प्रिसीजन. सर फिर क्या है? प्रिसीजन का मतलब होता है बेटा किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट. Precision represents least count of the instrument. Least count समझते हो? क्यों भाई? Least count का मतलब होता है the minimum measurement that can be made using an instrument. किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट से जो मिनिमम आप मेजर कर सकते हो वो उसका लीस्ट काउंट है. जैसे आप लोग के पास जो 15 सेंटीमीटर वाला स्केल होता है इतना बड़ा, उससे मिनिमम कितना नाप सकते हो? 1 mm. कितना मेजर कर सकते हैं? 1 mm. तो उसका लीस्ट काउंट कितना हुआ? इस तरह की जो वॉच होती है उससे मिनिमम कितना टाइम मेजर कर सकते हो? 1 सेकेंड. तो इसका लीस्ट काउंट कितना हुआ? 1 सेकेंड. कुछ बात समझ में आई? तो मिनिमम आप जितना मेजर कर सको वो लीस्ट काउंट है. क्लियर? और ये जो प्रिसीजन होता है वो लीस्ट काउंट ही रिप्रेजेंट करता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के. कहने का मतलब अगर आपने मान लो इस मेज की लंबाई को मेजर किया है, आपने लेंथ को मेजर किया, और ऑब्वियस है सबके पास डिवाइसेस अलग अलग रही होंगी मेजर करने के लिए. किसी स्टूडेंट ने इसका मेजरमेंट किया है 2 मीटर. उसने इसको नापा 2 मीटर. कैसे 2 मीटर उसने नापा? उसके पास वो जो दर्जी वाला स्केल नहीं होता, जो दर्जी लोग रखते हैं अपने पास, एक स्केल रखते हैं इतना बड़ा. कभी अगर आप लोग कपड़ा खरीदने गए हो बाजार में, सिलवाने वाला ये जो कपड़ा होता है जैसे शर्ट का है, पैंट का है कपड़ा, अगर आप लेने गए हो तो उनके पास एक इतना बड़ा स्केल होता है. वो स्केल सीधे सीधे कितना मेजर करता है? 1 मीटर. आपके पास वही स्केल कहीं से आप उठा लाए, आपने 1 मीटर रखा, उस स्केल को ऐसे घुमाया, आपने कहा सर टोटल 2 मीटर है. क्लियर? हो सकता है वो स्केल जब आपने रखा हो, एक बार वहां रखा एक बार यहां रखा, वो स्केल यहां तक आया, इतना सा जो था आपने उसको इग्नोर कर दिया. क्यों? क्योंकि इस बड़े वाले स्केल से हम इतना सा डिस्टेंस मेजर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें कोई भी ऐसा रीडिंग होता नहीं है. जो दर्जी वाला स्केल होता है, अगर आप लोगों ने कभी ध्यान से देखा हो, वो सिंपल एक रॉड होती है और वो रॉड की टोटल लेंथ कितनी होती है? 1 मीटर. काम खत्म. उसमें और कोई यहां पे डिवीजन, इस तरीके के फर्दर डिवीजन उसमें नहीं होता. वो हमेशा 1 मीटर नापता है, 2 मीटर नापता है, 3 मीटर नापता है. काम खत्म. इस स्केल से 1 मीटर से ज्यादा छोटी डिस्टेंस को मेजर नहीं किया जा सकता. तो एक कोई बच्चा था, उसके पास यही वाला स्केल था, उसने रखा और उसने मेजरमेंट बता दिया 2 मीटर. ठीक. कोई दूसरा स्टूडेंट था, उसने कहा नहीं सर ये है 2.0 मीटर. ठीक. कोई तीसरा स्टूडेंट मेरे पास आया, उसने कहा नहीं सर ये है 2.00 मीटर्स. अब मैटर ये है कि सर मैथमेटिक्स के हिसाब से तो तीनों सेम है. बोलो भाई, इसमें और इसमें क्या कोई अंतर है? मैथमेटिक्स के हिसाब से तो नहीं है, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से तीनों में अंतर है. क्या अंतर है? तीनों में अंतर है डिवाइस का. कि सर ये किसी ऐसे स्केल से नापा गया होगा जो मिनिमम कितना मेजर कर सकता है? 1 मीटर. इसीलिए उसने सीधे सीधे लिखा है 2 मीटर. ये वाला किसी ऐसे स्केल से नापा गया है जो डेसिमल के बाद भी 1 डिजिट तक मेजर कर सकता है. इसलिए वो बच्चा श्योर है कि सर ये 2.0 मीटर है. लेकिन 0 के आगे वाली डिजिट के लिए वो कंफर्म नहीं है. सोचो अगर ये 2.01 होता तो भी तो राउंड ऑफ करके हम यही लिखते हैं. अगर ये 2.02 होता तो भी हम यही लिखते हैं. 2.03 होता तो भी यही लिखते हैं. 2.04 होता तो भी यही लिखते हैं. क्या ये बात क्लियर है भाई? 5 से छोटे जब तक नंबर होते तो राउंड ऑफ करने में उनको छोड़ दिया जाता है. ये तो पता होगा आप लोगों को, मैंने पढ़ाया भी आप लोगों को. क्लियर? तो कहने का मतलब वो 0 तक कंफर्म है, लेकिन उसके आगे के डिजिट के लिए वो कंफर्म वो मेजर नहीं कर सकता.
यहां पर जिस बच्चे ने 2 जीरो लिखे हैं, इसका मतलब उसने किसी ऐसे स्केल से मेजर किया है जो डेसिमल के बाद कहां तक नाप सकता है, 2 डिजिट तक नाप सकता है। तो आप सोचो इन तीनों में हाईली प्रिसाइज्ड वैल्यू कौन सी हुई। यहां पर इस मेजरमेंट में सबसे ज्यादा प्रिसीजन किसका है, 2.00 का है। तो प्रिसीजन बेटा ये रिप्रेजेंट करता है कि आपने डेसिमल के बाद कितने डिजिट तक मेजरमेंट किया है। कुछ बात समझ में आई। और एक्यूरेसी का मतलब क्या है, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू आपस में कितना क्लोज है, उन दोनों में डिफरेंस कितना कम है। क्लियर। तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का डिफरेंस अगर कम हो जाए तो एक्यूरेसी बढ़ जाती है, एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाती है। बट प्रिसीजन क्या है, प्रिसीजन बताता है डेसिमल के बाद आपने कितने डिजिट तक मेजरमेंट किया है। तो जिस भी मेजरमेंट में डेसिमल के बाद ज्यादा डिजिट तक मेजरमेंट है वो उतना ही ज्यादा साइज होता है। क्लियर। तो सोचो कोई एक स्केल हमारे पास ऐसा है जिससे मैं केवल 1 मीटर मेजर कर सकता हूं, कोई दूसरा स्केल है जिसमें मैं 0.1 मीटर तक मेजर कर सकता हूं, और कोई तीसरा स्केल है जिसमें मैं 0.01 मीटर तक मेजर कर सकता हूं। तो इन तीनों में से सबसे बढ़िया स्केल कौन सा हुआ, ये वाला। कुछ बात समझ में आई बेटा। 0.1 मीटर का मतलब समझते हो क्या होता है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो 0.1 में कितने होंगे, कितने होंगे, मतलब क्या हुआ, ये ऐसा स्केल था जो मिनिमम कितना नाप सकता था, 1 मीटर। ये ऐसा स्केल है जो मिनिमम कितना नाप सकता है, मतलब ये ऐसे स्केल रहा होगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, उसमें 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40, ऐसे ऐसे केवल 10 लाइनें बनी हुई हैं, 10 मार्क्स बने हुए हैं। मतलब इस वाले स्केल से बोलो हम 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4, 5 ये सब हम मेजर नहीं कर सकते। हम मिनिमम कितना कर सकते हैं, 10 सेंटीमीटर। लेकिन तीसरा स्केल हमारे पास ऐसा है जिससे मैं मिनिमम कितना मेजर कर सकता हूं, 1 सेंटीमीटर। तो आप बता दो ये वाला अच्छा, ये वाला अच्छा या ये वाला अच्छा, जिसमें हम सबसे छोटा मेजर कर सके। क्लियर है। अब जैसे मान लो आपका एक बाल टूटा और मैं आपसे कहूं बेटा उसका रेडियस बताओ, तो उस बाल का रेडियस क्या आप नॉर्मल जो स्केल आपके पास होता है जिससे हम मिनिमम कितना मेजर कर सकते हैं, 1 सेंटीमीटर, क्या आप उससे मेजर कर पाओगे? भाई बाल का हमारे जो रेडियस होता है आपने देखा होगा वो बहुत कम होता है। बोलो भाई 1 मिलीमीटर में मुझे लगता है हमारे 10 बाल आ जाएंगे, लाइन से अगर ऐसे ऐसे रखे जाए। बोलो भाई हो जाएगा ना। तो हम उसका मेजरमेंट अपने उस नॉर्मल वाले स्केल से नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमको कोई ऐसा स्केल चाहिए जो मिलीमीटर से भी ज्यादा छोटा मेजर कर सके। इसीलिए जब कभी भी रेस होती है लोगों की तो आपने देखा होगा ये वाली घड़ी ना यूज करके वहां पे स्टॉप वॉच यूज किया जाता है। स्टॉप वॉच जो होता है वो बोलो 1 सेकंड से भी छोटा डिस्टेंस मेजर करता है। क्या ये बात समझ में आई? क्लियर है। तो ये डिफरेंस है बेटा एक्यूरेसी और प्रिसीजन में। इज इट क्लियर? अब इसके आगे की बात करते हैं, एरर पर आते हैं। जब आपने एक्यूरेसी को समझ लिया, आपने प्रिसीजन को समझ लिया, अब हम लोग एरर को समझते हैं कि किसी भी एक्सपेरिमेंट में एरर क्या होता है, गलती क्या है और पाप क्या है। ये दो चीज के बीच का डिफरेंस हमको यहां इस चैप्टर में समझना होता है। किसी भी एक्सपेरिमेंट में अगर हम थोड़ा मोड़ा कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो वो एरर है। मेजर करना है 2.4 और तुम भांग खा के आए, तुमने लिखा सर 6.3, तो वो फिर गलती नहीं है, वो पाप है। दैट इज नॉट अलाउड, वो हम अपने उसमें अलाउड नहीं कर सकते। क्लियर? तो फिजिक्स में किसी भी एक्सपेरिमेंट में हम लोग इंटरेस्टेड हैं कि सर कितनी गलतियां इसमें अलाउड है। क्लियर? और सोचो हम लोग एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोग क्या कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा गलती हम सोचेंगे या मिनिमम गलती हम सोचेंगे कि मिनिमम कितनी गलती अलाउड हो। तो हम लोग किसी भी एक्सपेरिमेंट में वी वांट टू डिटरमाइन द मिनिमम अमाउंट ऑफ एरर दैट कैन बी पॉसिबल। क्लियर? या मैक्सिमम के लिए सोचेंगे कि मैक्सिमम सर कितना एरर हो सकता है।
अच्छा, आप लोगों से अगर कहा जाए तो आप क्या सोचोगे, मिनिमम एरर के बारे में सोचोगे या मैक्सिमम एरर के बारे में सोचोगे? मैक्सिमम। देखो, मिनिमम एरर किसी भी एक्सपेरिमेंट में हम तो कहेंगे करो ही मत। बोलो यार, आइडियली मैं क्या बोलूंगा कि बेटा कोई गलती मत करना, बहुत ध्यान से करना, बहुत अच्छे से पढ़ाई करना, 100 में 100% ले आना, हम तो यही कहेंगे। तो फिर आप क्या सोचोगे? भाई मिनिमम एरर की वैल्यू तो हमेशा कितनी होने वाली है? आप सोचोगे सर 100 में 100% तो नहीं ला पाएंगे। अब ये बताओ 97 चलेगा कि नहीं चलेगा? तो छूट तुमने हमसे कितना ले लिया? 3% का। बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग यहां पर इस चैप्टर में इंटरेस्टेड हैं कि सर हम मैक्सिमम कितनी गलती कर सकते हैं जो पाप में कंसीडर्ड ना हो, जो यहां पर अलाउड हो। बात समझ में आई? तो हम लोग इस पूरे के पूरे चैप्टर में जब हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे होंगे तो हम लोग अपना एम्फसाइज बनाएंगे मैक्सिमम पॉसिबल एरर में, कि मैक्सिमम कितनी गलती हम कर सकते हैं। क्लियर? और वो मैक्सिमम गलती भी आप देखोगे तो वो लेस देन 5% होगी, मतलब 4-5% से ज्यादा गलती साइंस में अलाउड नहीं होती है। क्लियर? और मिनिमम एरर तो आप समझ ही गए होंगे 0 होगा। फिलहाल एरर क्या है? तो एरर बड़ी आसान सी चीज है। अगर मुझे एरर निकालना है तो किसी भी मेजरमेंट में एरर का मतलब हो गया ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, यानी कि ट्रू वैल्यू जो है, जो एग्जैक्ट वैल्यू है, माइनस मेजर्ड वैल्यू है, उसी को बेटा हम लोग कहते हैं एरर। फिर आते हैं बेटा हम लोग एरर के टाइप्स में, जिसमें सबसे पहला टाइप हमारे पास है कांस्टेंट एरर। एरर का सबसे पहला टाइप क्या है? कांस्टेंट एरर। कांस्टेंट एरर का मतलब ये है कि हम कोई एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और उस एक्सपेरिमेंट में जो गलती हम कर रहे हैं वो फिक्स है। मतलब हमको मेजर करना था 1.4 सेंटीमीटर, हम उसको या तो मेजर कर रहे हैं 1.3 सेंटीमीटर या तो हम उसको मेजर कर रहे हैं 1.5 सेंटीमीटर। दोनों केसेस में मुझे बताओ एरर कितने का हुआ? कितने का हुआ? 0.1 सेंटीमीटर का। सही है? हमको मेजर करना था ये, हमने या तो ये मेजर किया या तो ये मेजर किया, दोनों में एरर कितने का है? 0.1 का। तो ऐसा एरर कहलाता है कांस्टेंट एरर, कि आप चाहे ज्यादा नाप देते हो या आप कम नाप देते हो, लेकिन गलती उतनी ही करते हो, चाहे बढ़ाकर और चाहे घटाकर। अब बताइए सर इस तरह का फिर गलती कैसे इंस्ट्रूमेंट में होगा? तो बेटा अगर कोई इंस्ट्रूमेंट सोचो ऐसा हो जो इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन ही गलत हुआ हो। कैलिब्रेशन क्या होता है? कैलिब्रेशन मतलब जब आप कोई घड़ी खरीद के लाते हो बाजार से, तो आप अभी का जो टाइम है उस टाइम को मैच कराते हो ना? मैच कराते हो नहीं कराते हो? उसको बोलते हैं कैलिब्रेट करना। तो कोई भी डिवाइस जब हम खरीद के लाए, फॉर एग्जांपल हम एमीटर खरीद के लाए, एमीटर का काम क्या होता है? 10th में पढ़ा होगा, करंट को मेजर करना है। सोचो अगर 0 एम्पियर का करंट है, मतलब स्विच क्लोज है, तो उस एमीटर में रीडिंग कितनी आनी चाहिए बेटा? 0 आनी चाहिए। लेकिन मान लो बाजार से जब हम खरीद के लाए तो उस पर झटका लगा होगा, गाड़ी में रख के, या वो लोग ट्रक में लाद के लाए होंगे, हजारों एमीटर लाए होंगे, उसमें झटका लगा होगा, पता चला उसका कांटा बाय डिफॉल्ट 2 पर सेट था। जब आप खरीद के लाए तो कांटा किस पे सेट था? 2 पर। मतलब जब कुछ भी नहीं फ्लो हो रहा है तब वो 2 एम्पियर शो कर रहा है। तो जब सच में 2 एम्पियर फ्लो होगा तो 4 शो करेगा। बोले यार, जैसे तुम घड़ी खरीद के लाए, तुम्हारी घड़ी मान लो 5 मिनट आगे है, तो आप जब भी टाइम मेजर करोगे, बोलो वो हमेशा 5 मिनट ज्यादा ही बताएगी, कम नहीं बताएगी। आ गई बात समझ में? ऐसे एरर्स क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट एरर्स। दूसरा टाइप का बेटा एरर हो सकता है सिस्टमैटिक एरर। सेकेंड टाइप एरर का क्या है? देखो ये प्योर थ्योरेटिकल चीज है, इसमें पूछा जाता है प्योर थ्योरी में। आपको डेफिनेशन भी भेज दूंगा, आपकी किताब में लिखा हुआ है, तो मैं ऐसा जो मैं आपको थ्योरी दे दूंगा, वहां से पढ़ लीजिएगा। मैं एक एक चीज आपको इसमें समझा रहा हूं, ठीक? सिस्टमैटिक एरर जैसे नाम से क्लियर है, ये ऐसा एरर है जो एक ही डायरेक्शन में चलेगा, एक सिस्टम में चलेगा। आपको मेजर करना था 1.4 सेंटीमीटर, आपने नापा 1.5, या आपने नापा इसको 1.6, या आपने मेजर किया 1.7, या आपने मेजर किया इसको 1.8।
मतलब आप लगातार उसको ज्यादा ही मेजर कर रहे हो। नापना था 1.5 1.4, लेकिन हम उसको 5 6 7 8 ऐसे बढ़ाते जा रहे हैं। कम एक भी बार हमने मेजर नहीं किया, या फिर हम कम ही मेजर कर रहे हैं। नापना था 1.4, हम नाप रहे हैं 1.3 1.2 1.1 0.9, इस तरीके का मेजरमेंट हम कर रहे हैं। बात समझ में आई? ऐसे एरर्स क्या कहलाते हैं? सिस्टमैटिक एरर। सो ऑल दोज एरर्स व्हिच अकर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन में, या तो आगे की तरफ या तो पीछे की तरफ, ऐसे एरर्स को क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर के भी कई टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहला टाइप हमारे पास है इंस्ट्रूमेंटल एरर। फर्स्ट टाइप इज इंस्ट्रूमेंटल एरर। नाम से क्लियर है, ऐसा एरर जो इंस्ट्रूमेंट के कारण हो रहा है, इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो एरर हो रहा है, दैट इज नोन एज सिस्टमैटिक इंस्ट्रूमेंटल एरर। इसका मतलब जैसे घड़ी का एग्जांपल दिया, अब घड़ी अगर 5 मिनट आगे है तो हमेशा 5 ही मिनट ज्यादा जोड़ेगा, ठीक, हमेशा वो आगे का ही टाइम बताएगा हमको। तो वो एरर कैसा हुआ? सिस्टमैटिक इंस्ट्रूमेंटल एरर। या फिर मान लो जो स्केल आप लोग लाते हो, वो स्केल शीशे का तो ऐसे नहीं होता, फाइबर का होता है, फाइबर का स्केल है, और उसके ऊपर सोचो ब्लैक कलर से ऐसे ऐसे पूरा प्रिंटिंग होता है। वो प्रिंटिंग किसी ना किसी स्टैंप से होता होगा, कोई बड़ी सी मशीन होती होगी, वो उस पे आकर के ऐसे छाप देता होगा। बोलो भाई, ठीक। अब मान लो जो मशीन है, इस मशीन पे जो भी लिखा होगा, अगर उसका ये जो छापने वाला मान लो कांटे लगे होंगे, वही आकर के इस पे ऐसे छापता होगा पूरा का पूरा, ठीक। अब मान लो किसी कारण से ये टेढ़ा हो गया, भाई वहां पे लोग कुछ कर रहे हो, उनसे मान लो एक हथौड़ा लग गया इस पे, इसमें ये सब चीजें टेढ़ी हो गई। अब इससे जितने भी स्केल बनेंगे, बोलो, वो सब के सब टेढ़े होंगे। उससे जितने बच्चे मेजरमेंट करेंगे, वो सब के सब गलती मेजर करेंगे। तो उसमें बच्चे की गलती नहीं है, वो गलती किसकी है? इंस्ट्रूमेंट की गलती है। अगला है इम्परफेक्शंस, इम्परफेक्शंस इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। अब इसका मतलब देखो क्या है भाई, मेजरमेंट जो कर रहा है, जो ऑब्जर्वर हमारा है, वो ऑब्जर्वर तो यार कोई इंसान है ना, रोबोट तो है नहीं। रोबोट में क्या होता है, जो सेट कर दिया वो सेट कर दिया, जैसा उसको बोल दिया ऐसे ऐसे नापना, तो वो वैसे ही नापेगा, क्योंकि वो मशीन है, ठीक। लेकिन हम लोग तो इंसान हैं। अगर कोई इंसान कोई मेजरमेंट कर रहा है, तो कुछ ना कुछ गलतियां वो उसमें जरूर करेगा, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। अब इम्परफेक्शन के यहां पे कई तरीके हो सकते हैं। हो सकता है वो जो स्टूडेंट है उसकी आईज पहले से डिस्टर्ब हो। अब हो सकता है मान लो फॉर एग्जांपल इस क्लास में अगर इन्होंने चश्मा पहन रखा है, इन्होंने कोई मेजरमेंट किया, अब बाय डिफॉल्ट अगर चश्मे की वजह से मान लो नंबर आगे पीछे कुछ था, इनको नहीं पता चला, इन्होंने नॉर्मली देखा, नाप दिया, और कुछ गड़बड़ नाप दिया। या इनका तो छोड़ो, इन्होंने तो चश्मा चलो कम से कम चेक कराने के बाद पहना होगा। मेरा सोचो, मैं तो ऐसे रंगबाजी में घूम रहा हूं, मुझे लगा मुझे चश्मा नहीं लगा है, लेकिन मेरी आंख हो सकता है यार 30 साल के हम भी होते जा रहे हैं, तो मेरी भी आइज हो सकता है पहले से वीक हो गई हो। अब मेरे भांजे जैसी मेरी आइज तो होंगी नहीं, ऑब्वियस है, वो तो अभी पैदा हुआ है, तो मेरे उसके कंपैरिजन में मेरी आइज ऑब्वियस है वीक होंगी, लेकिन मेरे को पता नहीं है। ये ज्यादा डेंजरस है कंडीशन, कि हमको पता ही नहीं है मेरी आइज डिस्टर्ब है, और हमने कोई मेजरमेंट लिया, तो हम तो अपनी गड़बड़ आंख से गड़बड़ी मेजरमेंट ले देंगे। तो ये इम्परफेक्शन आ गया, इसमें इंसान की गलती नहीं है, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट उससे हो रहा गड़बड़। या फिर जिस समय आज हमने कोई मेजरमेंट किया, ठीक, यहाँ का माहौल एक नॉर्मल अच्छा माहौल था, ठंडा माहौल है, हमने आराम से मेजरमेंट किया। यही सेम मेजरमेंट हम स्कूल में जाके जब कर रहे थे, पता चला वहां 60-80 बच्चे बैठे, हम खुद ही गर्मी में परेशान, हमने जैसे जैसे मेजर किया, चलो भाई खत्म करो बात, ठीक। ये भी हो सकता है कारण। हो सकता है आज हम अच्छे मूड में हैं, कल मेरी बीवी से लड़ाई हो जाए, मेरा दिमाग पहले से डिस्टर्ब्ड है, और अगर मेरा दिमाग पहले से डिस्टर्ब्ड है, तो ऐसे में ऑब्वियस है मेरा कंसंट्रेशन उतना ज्यादा नहीं होगा। सो देयर आर लॉट्स ऑफ रीजन। ये सारे रीजन यहां पर मैटर करते हैं, क्योंकि इंसान है तो इंसान की अपनी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं वो उसके साथ चलती हैं, वो उसका पीछा कभी भी छोड़ती
नहीं है। या फिर कोई स्टूडेंट है, अब आपसे हमने कहा बेटा मेजरमेंट करो, इन्होंने इनका झांक लिया, उन्होंने देखा उसने लिखा 2 पॉइंट समथिंग, अब ये जबरदस्ती 2 के आगे ही नापने की कोशिश कर रही हैं। इनको आगे का तो नहीं दिखाई पड़ा कि 2.3 लिखा कि 2.4, लेकिन ये पहले से बेस्ड है कि सर 2 से ज्यादा आएगा, मैंने देखा है। तो ये बार बार जैसे होता है ना, हम लोग ने कोई चीज देख लिया, उसका आ रहा है 2 पॉइंट समथिंग, तो अब हम 2 से ज्यादा में ही उसको भिड़ाने की कोशिश जबरदस्ती कर रहे हैं। इसको बोलते हैं इंडिविजुअल बायस। या आपने पहले से सोचा कि अगर ये एक्सपेरिमेंट इसने किया है और एक एक्सपेरिमेंट शैलेंद्र सर ने किया है तो सर ने किया है तो सही होगा, तो आप पहले से बायस्ड हैं। बात समझ में आई? तो इस तरह का जो होता है उसको बोलते हैं इम्परफेक्शंस इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। फिर आया तीसरा टाइप का एरर जिसका नाम है पर्सनल एरर। अब पर्सनल एरर में भी यही सारे पॉइंट्स आपके कॉमन आ जाते हैं कि अगर आप कोई मेजरमेंट कर रहे हो, आप पहले से बायस्ड हो, आपकी आईज में प्रॉब्लम है या आपकी दिमाग में प्रॉब्लम है, आप कुछ अलग सोच के कर रहे हो, लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, जहां जिस जगह पर कर रहे हैं वहां का टेम्परेचर क्या है, वहां का प्रेशर क्या है, ये सारे फैक्टर्स मायने रखते हैं जब आप एक्सपेरिमेंट की बात करते हो तब। और चौथा और आखिरी इसका टाइप है एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेस। एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेस। अब इसका मतलब बेटा क्या है? मान लो इतने टाइम अगर मैंने आपसे बोला बेटा जाओ जो मेरा गेट है उसका आप हाइट जो है वो मेजर करो। अब इतने टाइम कोई लड़का गया, उसको डर नहीं लगता, वो आराम से गया, लेके पूरा करके नापा, बढ़िया ठंडा माहौल है, अपना नाप दिया। अब किसी लड़की को हमने भेजा बेटा जाके तुम मेजर करो, वो कहो पहले से डर रही हो, बाहर भूत ना आ जाए, कुछ हो ना जाए, वो पहले से मेंटली वहां पे पहुंच करके डिस्टर्ब्ड है। वो मेंटल कारण भी हो सकता है, वो कोई फिजिकल कारण भी हो सकता है कि हो सकता है इतनी ज्यादा धूप हो, दोपहर का टाइम हो, इतनी भयंकर धूप की गेट खुद ही जल रहा है एकदम, वो छूते ही नहीं बन रहा है, उसको जैसे ही छुओ खुद ही हम जल जा रहे हैं, तो हम जल्दी जल्दी में नापेंगे, भागेंगे वहां से। तो कहने का मतलब देयर मे बी सम एक्सटर्नल कॉजेज ऑल्सो जिसकी वजह से हमने वहां पर गलती कर दी। या जैसे आप लोगों को पता होगा कि अगर हम प्रेशर कुकर ले लें और मैं आपसे कहूं बेटा इसमें दाल बनाओ, और एक बार आपने दाल यहां पर बनाई और एक बार आपने दाल मान लो वैष्णो देवी में आप ऊपर चले गए पहाड़ में, आप वहां पे बना रहे हो, कोई बच्चा यहां है कोई बच्चा वहां है, अब आपको क्या पता, हमने तो ऑनलाइन क्लास में बोल दिया भाई सब लोग करो, कोई बच्चा यहाँ का था कोई जम्मू कश्मीर का था, उसने वहां से ट्राई किया बनाने का। अब यहाँ वाले बच्चे में क्या होगा, उसको कम समय लगेगा दाल बनाने में, वो ऊंचाई पर है, वहां पर बोलो प्रेशर कम होता है तो उसको दाल बनाने में समय ज्यादा लगेगा, तो उसने यहां वाले बच्चे ने टाइम कम नापा और वहां वाले ने टाइम ज्यादा नापा, तो दैट इज ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर। अब उसमें वो बच्चा क्या करे? तो कहने का मतलब एरर कई कारण से बेटा हो सकते हैं, और ये 4 टाइप्स होते हैं सिस्टमैटिक एरर के। इसके बाद अगली कैटेगरी हमारे पास है थर्ड, जिसका नाम है रैंडम एरर। दूसरे के ये 5 टाइप्स हैं, ठीक है। थर्ड कैटेगरी हमारे पास है रैंडम एरर। रैंडम एरर का मतलब ये होता है कि हम मेजरमेंट कर रहे हैं, गलतियां भाई साहब हो रही हैं, क्यों हो रही हमें भी नहीं पता, बस हो रही है। ये आप लोगों ने खुद भी फील किया होगा, कोई एक एक्सपेरिमेंट को 10 बार करो, 10 अलग अलग आंसर्स आपके आएंगे। आप लोग तो एक क्वेश्चन के 10 अलग अलग आंसर निकाल देते हो, तो वो तो एक्सपेरिमेंट की बात है ना। अगर आप कोई एक एक्सपेरिमेंट को बेटा 5 बार 10 बार रिपीट करोगे तो ऑब्वियस है वो हर बार वैल्यू अलग अलग आएगी। सिंपल एग्जांपल ले लो, चाय भी बनाते हो 10 बार बनाते हो तो 10 तरह की बनती है, वो कभी भी एकदम यूनिफॉर्मिटी नहीं आती है, चाहे जितना नाप के बनाओ आप, कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा। जब चाय बनाने में होता कुछ नहीं है, सबको फॉर्मूला पता है क्या क्या करना है, लेकिन सबके हाथ की अलग अलग होती है। आप ही अपने घर में बनाओगे तो अलग बनेगा, और यहां मेरे घर में आके बनाओगे तो अलग बनेगा, टेस्ट चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट वही है, सारी चीजें वही है। तो ये क्यों हो रहा है वी डोंट नो। आप भी कहोगे सर बनाया तो वैसे ही था, उतना ही शक्कर उतना ही सब डाला था, लेकिन सर चेंज हो गया, क्या करें, इसका कारण भी हमको पता नहीं है। तो यहां पर रैंडम एरर होता है, इसमें लिखा है द एरर व्हिच अकर इररेगुलरली एंड एट रैंडम in magnitude and direction are called random errors। फिर आता है बेटा least count error। Fourth type of error is least count error। least count error का मतलब अब जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट अगर कम है
तो फिर हम मेजरमेंट उतना नहीं कर पाएंगे। मान लो हमको मेजरमेंट था 4 पॉइंट, जैसे मान लो हमको मेजर करना था डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक, लेकिन स्केल आपके पास वही आपका वाला स्केल है 15 सेंटीमीटर वाला। अब वो तो केवल 1 mm मिनिमम मेजर कर पाएगा, या कहो 0.1 सेंटीमीटर वो मिनिमम मेजर कर सकता है। लेकिन अगर हमको डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक चाहिए तो फिर उस स्केल से कैसे मेजर करोगे? बोलो भाई। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं बेटा 1.43 सेंटीमीटर ड्रॉ करो, आप लोग कर लेंगे ड्रॉ? एक लाइन खींचो 1.43 सेंटीमीटर की, खींच सकते हो? हाँ, 1.4 तक आप खींच सकते हो, या ज्यादा से ज्यादा 1.5 खींच सकते हो, लेकिन 1.43 आप मेजर। वैसे इंडियन स्टूडेंट अगर वो है तो उसको जुगाड़ पता है, सबसे बड़ा एक तरीका उसको आता है जुगाड़। 1 सेंटीमीटर यहां कहीं पर, ठीक, 1.3 सेंटीमीटर यहां पर, 1.4 सेंटीमीटर यहां पर, वो उसके बीच में पेंसिल धर देगा। बोलो यार। लेकिन ये 100% एक्यूरेट कि 1.43 था या 1.44 था या 1.45 था, यू आर नॉट श्योर। आप बीच में पेंसिल रख दोगे लेकिन आप श्योर नहीं हो कि वो क्या है। बात समझ में आई? लेकिन जहां पर एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मैटर करेगी तो वहां पर वो क्या कहलाएगा? लीस्ट काउंट एरर। और उसके बाद पांचवा आपका आता है, लास्ट इसका कैटेगरी है जिसका नाम है बेटा ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर को ही मिस्टेक भी कहा जाता है, और ग्रॉस एरर का मतलब है इट इज एवरेज एरर। मतलब कोई एक्सपेरिमेंट आपने 5 बार किया तो 5 बार अलग अलग एरर आएगा, पांचों को ऐड करो और 5 से डिवाइड करो, सो दैट विल बी एन एवरेज एरर। वही एवरेज एरर कहलाता है ग्रॉस एरर। कुछ समझ में आया? तो एरर क्या है, किन किन कारणों से हो सकता है, क्या क्या उसके रीजंस हो सकते हैं, क्या आपको ये बात समझ में आई? कितने टाइप के बेटा हो सकते हैं? 5। प्योर थ्योरी है। कभी कभी स्कूल्स में पूछ दिया जाता है कि भाई एरर, ये रैंडम एरर क्या है, ग्रॉस एरर क्या है, सिस्टमैटिक एरर क्या है, इंस्ट्रूमेंटल एरर किसको बोलते हैं, लीस्ट काउंट एरर क्या है। तो 1 या 2 लाइन में आपको वहां पर एक्सप्लेन समझाना होगा। अब आते हैं इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, जो क्वेश्चन वाला पार्ट है, उस पर आते हैं जो इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, एरर एनालिसिस। और यहां पर फार्मूले के नाम पे देखो, हमारे पास सबसे पहला फार्मूला बेटा होता है एब्सोल्यूट एरर। द फर्स्ट एरर वी हैव एब्सोल्यूट एरर। और एब्सोल्यूट एरर का मतलब सिंपल है कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट है तो उसमें एरर होगा ट्रू वैल्यू माइनस measured value. Simple. Absolute error is defined as the difference between true value and measured value. Simple सी चीज है। इसके बाद बेटा आता है एवरेज और मीन एब्सोल्यूट एरर। अगली चीज क्या है? एवरेज और मीन एब्सोल्यूट एरर। और इसका मतलब होता है जैसे डेल्टा एक्स बार। अगर कोई एक्सपेरिमेंट 5 बार आपने किया तो वही वाली बात है, उन 5 का निकालना है मीन, यानी कि एवरेज। सो यू आर गोइंग टू कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन ऑफ एरर्स ड्यू टू दोज एक्सपेरिमेंट्स। तो एक्सपेरिमेंट में 5 बार आपने किया, 5 बार अलग अलग एरर आया, 5 को ऐड करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे। 3 बार है तो तीनों को ऐड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। 10 बार किया है तो 10 को ऐड करेंगे और 10 से डिवाइड करेंगे, तो एवरेज निकालेंगे, कहने का मतलब क्लियर है। इसका फॉर्मूला हमारे पास देखो क्या है, ध्यान से देखिएगा। पहली बार एक्सपेरिमेंट किया, एरर हुआ डेल्टा x1, दूसरी बार किया है डेल्टा x2, तीसरी बार किया डेल्टा x3। ऐसे ही अगर आपने एरर को किया है n टाइम्स तो ये होगा डेल्टा xn होल डिवाइडेड बाई n। लेकिन एक बात यहां पर ध्यान रखिएगा, जो इसका टर्निंग पॉइंट है वो ये है कि आपको हमेशा एरर की कौन सी वैल्यू चाहिए? पॉजिटिव। वी विल फाइंड आउट एवरेज ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एरर। निगेटिव की बात नहीं करनी है हमको। बात समझ में आया? देखो गलती तो गलती है ना। जैसे आपको मेजर करना था मान लो 1.4 सेंटीमीटर, और आपने एक बार मेजर किया 1.3 सेंटीमीटर,
और एक बार आपने मेजर किया 1.5 सेंटीमीटर। क्लियर? ये दोनों कौन सी वैल्यूज है? मेजर्ड वैल्यूज। और ये कौन सी वैल्यू है? ट्रू वैल्यू जो हमको लानी थी। जरा ऊपर वाले केस में बेटा मुझे बताओ यहां पर कितना एरर हुआ? फर्स्ट केस में डेल्टा x1 कितना एरर हुआ? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड कितना हुआ? 0.1 सेंटीमीटर। सेकंड केस में बेटा बताओ जरा एरर कितना हुआ? पक्की बात है। लेकिन अगर आपने माइनस काउंट किया और मैंने आपसे कहा बेटा एवरेज एरर निकालो, तो एवरेज एरर कितना होगा? दिस प्लस दिस बाई 2। जब ऐड करोगे दिस प्लस दिस तो 0 हो जाएगा। अगर आपने निगेटिव साइन ले लिया तो कितना होगा? 0/2। 0/2 मतलब, तो आप तो कह रहे हो सर ऑन एन एवरेज कोई गलती है ही नहीं, तो ऐसा कैसे हो गया? भाई नापना था 1.4, तुम नाप रहे हो 1.3 या 1.5, तो गलती तो तुमने दोनों बार किया ना। अगर आप निगेटिव साइन लोगे तो एरर मिनिमाइज हो जाएगा, और हमको मिनिमाइज नहीं करना है। चाहे 1.3 लिखो तो भी गलत है, और 1.5 लिखो तो भी वो गलत है। तो इसलिए हमको यहां पर इसका मॉड लेना पड़ता है, हमको पॉजिटिव वैल्यू लेनी पड़ती है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें हो तो बताओ भाई। क्लियर है? उसके बाद अगली बात आती है रिलेटिव एरर। आगे बढ़े। नेक्स्ट यहां पर फॉर्मूला हमारे पास आता है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर का सिंपल सा मतलब है एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट। किसी भी मेजरमेंट में जो ट्रू वैल्यू है वो डिनोमिनेटर में रखेंगे, और जो आपने एब्सोल्यूट एरर किया उसको हम ऊपर रखेंगे। सो एरर डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर का बेटा हम लोग जनरली फॉर्मूला लिखते हैं डेल्टा एक्स बाई एक्स। क्लियर है? लेकिन अगर कोई एक्सपेरिमेंट 5 बार आपने किया है तो फिर आप वहां पे इस एरर की एवरेज वैल्यू निकालोगे, तो वहां पर हम क्या लिखेंगे? डेल्टा एक्स बार बाई एक्स। तो अगर 5 बार किया होगा तो एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है? फिर अगला इसका बेटा फॉर्मूला एक आता है परसेंटेज एरर। लास्ट वन इज परसेंटेज। देखो रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर में डिफरेंस बस इतना सा है कि एक बच्चा बोल रहा है मैंने आधा केक खाया, और दूसरा बोल रहा है मैंने 50% केक खाया। दोनों स्टेटमेंट्स बोलो सेम है। आधा 1 में से देखा जाता है और 50% 100 में से देखा जाता है। तो परसेंट हमेशा 100 में से देखा जाता है। तो परसेंटेज एरर क्या है? आप लिखोगे रिलेटिव एरर एक्सप्रेस्ड इन 100 इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। तो आप फॉर्मूला भी इसका लिख सकते हैं सिंपल, डेल्टा एक्स बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई 100। सिर्फ 100 का मल्टीप्लाई कर दो, दिस विल बिकम परसेंटेज एरर। इज इट क्लियर? पक्की बात है। अब इस पर बेस्ड हम लोग एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। बाकी इस चैप्टर में ना फॉर्मूला बस इतना ही है, बहुत आसान सा, बहुत छोटा सा चैप्टर है, फॉर्मूला केवल इतना ही है। इस पर बेस्ड अब देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमसे कह रहे हैं हमने किसी एक लेंथ, कोई एक रॉड है उसका हम लोगों ने लेंथ मेजर किया, और लेंथ हमने 5 बार मेजर किया। कितना कितना आया? एक बार आया 2.48 मीटर, एक बार आया 2.46 मीटर, एक बार आया 2.49 मीटर, एक बार आया 2.50 मीटर, और लास्ट टाइम आया 2.48 मीटर। ये हमने एक एक्सपेरिमेंट को 5 बार किया, तो 5 बार 5 अलग अलग लेंथ हमारे पास आ गई। हमसे क्वेश्चन में सबसे पहले कहा जा रहा है कि फाइंड एवरेज लेंथ। एवरेज लेंथ बता दो। व्हाट इज एवरेज लेंथ? तो बड़ा सिंपल है, अगर लेंथ का एवरेज निकालना है बेटा तो तरीका क्या है? पांचों को ऐड करो और 5 से डिवाइड करो, सिंपल। सो दैट विल बिकम 2.4846 2.49 प्लस 2.50 प्लस 2.48 होल डिवाइडेड बाई 5। कर लेंगे? जैसे ही आप इन पांचों को ऐड करोगे आएगा 12.41,
ऐड तो कर लोगे ना, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। 12.41 होल डिवाइडेड बाई 5, और जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे दिस विल बिकम 2.482 मीटर। देखो ऐड और डिवीजन मैं उम्मीद करता हूं आप लोग कर लेंगे, ठीक, तो उसमें हमने टाइम वेस्ट नहीं किया है। जैसे ही ये आएगा, अब जरा देखो, क्योंकि सारे मेजरमेंट में डेसिमल के बाद कितने डिजिट तक बेटा हम लोगों ने नापा है, 2 डिजिट तक, तो इसमें भी हम लोग 2 डिजिट तक ही रखेंगे। सो वी विल राउंड ऑफ इट टू 2.48 मीटर। क्लियर है? वैसे यहां पे सीधे सीधे इन्होंने आसान बोला कि भाई एवरेज लेंथ बताओ, तो हमने एवरेज लेंथ निकाल दिया, ठीक। लेकिन आप समझ लो ये जो एवरेज लेंथ यहां पर है बेटा, यही इसका ट्रू वैल्यू भी है। अगर आपसे कहते हैं कि टेल मी ट्रू वैल्यू ऑफ लेंथ, तो आप समझ जाओ ट्रू वैल्यू निकालने का तरीका भी यही है कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट 10 बार आपने किया है तो उसका एवरेज निकाल दो, वही उसका क्या है, ट्रू वैल्यू। इसीलिए जब आप कभी केमिस्ट्री में या फिजिक्स में अगर आप न्यूमेरिक वो करोगे एक्सपेरिमेंट, पर एक्सपेरिमेंट को आपसे कम से कम 3 या 5 बार करवाया जाएगा। मान लो सिंपल पेंडुलम है, उसका ऐसे ऐसे आपको टाइम पीरियड देखना है, ठीक, तो आपको एक बार केवल नहीं दिखवाएंगे कि केवल एक बार देख लो काम खत्म, कम से कम 5 बार, 3 बार या 10 बार निकलवाएंगे, और उसके बाद उसका आपसे बोलेंगे कि एवरेज निकाल दो। जैसे 10 बार आपने 10 अलग अलग टाइम नोट किया, उसका एवरेज निकाल दो। वो जो एवरेज आएगा ना, वो ट्रू वैल्यू एकदम करीब आएगा, दैट विल बी ऑलमोस्ट क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। इसीलिए एवरेज वैल्यू को ही क्या कहा जाता है, ट्रू वैल्यू। सेकंड पार्ट क्वेश्चन का है, कह रहे हैं एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन, हर एक ऑब्जर्वेशन में बेटा एरर बताओ, ये हमारा क्वेश्चन है। तो पहले ऑब्जर्वेशन में अगर एरर की बात आपसे करें तो एरर का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। बोलो ट्रू वैल्यू ये है 2.48, और मेजर्ड वैल्यू पहली कितनी है 2 पॉइंट, तो पहली वाले में एरर कितना है 0, कोई एरर नहीं है। दूसरे वाले में बेटा एरर बोलो 2.48 माइनस 2.46, तो क्या ये वैल्यू 0.02 है। थर्ड वाले में एरर बोलो 2.49, ये कितना है माइनस 0.01। फोर्थ वाले में बेटा एरर बोलो, तो ये कितना आएगा, फिफ्थ वाले में एरर बोलो, दैट विल बी 0। निकाल लेंगे इंडिविजुअल एरर, एकदम सिंपल है। फिर आखिरी में कह रहे हैं कि परसेंटेज एरर बताओ, टेल मी परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर का मतलब क्या हुआ, पहले क्या निकालेंगे, रिलेटिव एरर निकालेंगे, और उसमें मल्टीप्लाई किसका करेंगे 100 का। सो रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाई 100। अब रिलेटिव एरर कैसे निकालें, अगर कोई एक एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने 5 बार किया है, तो मैंने क्या सिखाया था, पहले आप उसका क्या निकालो, इन सब का एवरेज। यहां देखो पीछे हम लोगों ने बताया था मैंने आपको कि अगर 5 बार 10 बार किया है तो पहले क्या निकालोगे, एवरेज एरर, और उसको डिवाइड किससे करेंगे, ट्रू वैल्यू से। तो बेटा पहले इसका हम लोग एवरेज निकालते हैं। देखो इसका अगर मैं एवरेज निकालूंगा दैट विल बी डेल्टा एक्स बार, तो वो एवरेज देखो कितना आएगा, पहले केस में 0 है, फिर 0.02 है, तो देखो 0 प्लस 0.02 प्लस माइनस का 0.01 है, माइनस का 0.02 है, लेकिन माइनस हमको लेना नहीं है, वी विल कंसीडर इट्स मॉडुलस। तो 0.01 0.02 प्लस 0 होल डिवाइडेड बाई 5। एवरेज निकाल लेना पहले। अभी मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूं, मीन एब्सोल्यूट एरर, फिर उसके बाद रिलेटिव पे आएंगे, फिर 100 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आया बेटा 0.05 बाई 5, तो ये एरर कितने का आया, सही है। अब बताओ जरा रिलेटिव एरर कितना है, दैट इज डेल्टा एक्स बार डिवाइडेड बाई एक्स। डेल्टा एक्स बार बोलो 0.01, और डेल्टा एक्स कितना है 2.48, तो 2.48 इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, डिवाइड हम लोग करेंगे, दिस विल बिकम 0.04,
नहीं 0.004 ऐसा आएगा। जब आप डिवाइड करोगे तो 0.004 आएगा। लेकिन हम लोग को कौन सा निकालना था क्वेश्चन में? परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर में क्या करते हैं? 0.004 मल्टीप्लाइड बाई 100%। तो ये आंसर आपका आ जाएगा 0.4। देखो इस टॉपिक का, एरर का, अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो आप समझ जाना वो न्यूमेरिकल एक इजी न्यूमेरिकल है, बट दैट मे बी कैलकुलेटिव। डिवाइड वगैरह करना पड़ेगा। अब मैंने तो देख करके लिख दिया, ठीक, टाइम बचाने के लिए, लेकिन आपको वहां पर ऐड करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अगर उसमें आपने गलती नहीं की तो बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है। क्वेश्चन और उसका कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बाकी किसी को अगर कोई भी डाउट हो तो आज से लेके अगली क्लास तक आप लोग पूछ सकते हैं।